बच्चों आज मैं फिर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इजी में आपके लिए एक टॉपिक ले आई हूँ विच इज कॉल्ड म्यूटेशंस। और म्यूटेशन स्टडी करने के लिए हमें कुछ चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम म्यूटेशन स्टडी करने स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम जीन की बात करेंगे। जीन आर सर्टेन सीक्वेंसेस ऑन आवर डीएनए जिनको हम ट्रांसलेट करते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाने के लिए। और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, इनके वजह से हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी। दैट इज वाई जैसे जीन्स होते हैं वैसी चीजें हमें प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट थिंग हम इसमें ये देखने वाले हैं कि हमारा डीएनए का सीक्वेंस कैसे होता है। हमारा डीएनए का जो सीक्वेंस है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम एंड उसी सीक्वेंस को हमें स्टडी करना होता है, उसी से हमारा प्रोटीन बनता है। ये सब स्टडी करने का पॉइंट क्या है, हमें देखना है कि म्यूटेशंस क्या, कहाँ और कैसे होते हैं। दैट इज वन। नेक्स्ट पे चलेंगे। हम ह्यूमन कैरियोटाइप देख रहे हैं। आई होप आपको पता हो कैरियोटाइप क्या है। इफ नॉट देन लेट मी टेल यू दैट इट इज द स्ट्रक्चर and the photo of all the chromosomes and their positions in our body। तो आप देख सकते हो कि कौन से नंबर पे कैसे क्रोमोसोम्स हैं, उनका एग्जैक्ट पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाया है। उसमें से भी हमारे पास टोटल कितनी पेयर्स होती है ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज 23 इन ईच एंड एवरी सेल। एंड उसमें से भी the last pair is of sex chromosomes. If it is a female, then she will have 2X chromosomes. If it is a male, he will have 1X and 1Y chromosome. However, the other are normal chromosomes, but the last pair is the sex chromosome. So in short, in a somatic cell in the body, we have a total of 46 chromosomes, whereas a normal germ cell of the body has 23 chromosomes. Let's continue ahead. Now, what are the phases when duplications can occur or when the cell is doing what? तो हमारी सेल साइकिल के 4 फेजेस हैं। वैसे तो 2 ही फेजेस हैं, लेकिन इनको ठीक से कट करें तो 4 हो जाते हैं। ये पूरा जो है फ्रॉम हियर टू हियर, ये है हमारा इंटरफेस विच कंसिस्ट ऑफ G1, S and G2 फेज एंड देन वी हैव M फेज। सो इन ऑल हमारे पास कितने हैं, 4 फेजेस हैं। मेनली जो S फेज है इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। हाउएवर एम फेज जो है इसमें सेल क्या करता है, डिविजन करता है। ओके, लेट्स सी अहेड। सो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, उसमें एनाफेज 1 एनाफेज 2 को स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये दोनों ही एक एंड पे ऐसे पुल हुए हैं। हाउएवर हम जब एनाफेज 2 की बात कर रहे हैं तब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो चुके होंगे। आई होप यू रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो फर्स्टली जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है ये भी देखना होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि किसी ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप ये है तो उसका जो बॉडी में आपको दिखेगा, लेट्स टॉक अबाउट द पी प्लांट, राइट। तो ये उसकी जीनोटाइप है, तो पी प्लांट इज गोइंग टू लुक टॉल। अगर उसकी जीनोटाइप ये है तो भी इट विल लुक टॉल। सो जीनोटाइप्स कैन डिफर बट फिनोटाइप्स कैन बी सेम। जीनोटाइप्स का मतलब क्या है, उसके जीन्स एग्जैक्टली कैसे हैं ये हम देखते हैं इस केस में। नेक्स्ट वन, फिनोटाइप क्या है। तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल शेप ऑफ द फेस, कलर ऑफ द आईज, टाइप ऑफ द हेयर, ये सारी चीजें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज काउंट इन फिनोटाइप्स। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो फर्स्टली हम देख रहे हैं कि नॉर्मली जेनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं और म्यूटेटेड स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा हमारा जो डीएनए होता है उसमें से इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसलेट होती है और उससे हमारा एक प्रोटीन बनता है जिससे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। अगर कोई डीएनए में म्यूटेशन हुआ है, नाउ म्यूटेशन कैन रेंज फ्रॉम पॉइंट टू अ लॉट बिग मैनिफेस्टेड वन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्मली 2 बेसेस की पेयरिंग हो चुकी है, बट यहाँ पे ये बेस तो नॉर्मल है लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे कोई चेंज हो चुका है, जिसके वजह से
कोई डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन गया है या फिर कोई प्रोटीन बना ही नहीं। ठीक है, तो म्यूटेशन छोटे से छोटे जीन में, या कि फॉर एग्जाम्पल ये साइड पे ए टी जी एंड सी थे और यहाँ पे होना चाहिए था ए टी ए सी एंड जी इन टर्म्स ऑफ पेयरिंग। लेकिन अगर यहाँ पे ए टी जी और सी है और यहाँ पे टी जी सी जी है, तो ये जो गड़बड़ हो गई है, इवन बिकॉज ऑफ द स्मॉल बेस, बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से बॉडी में बहुत बड़े चेंजेस ना आए, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि बहुत छोटी सी मिस्टेक के वजह से भी गलतियां हो सकती है और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकते हैं। दैट इज व्हाई स्टडीइंग म्यूटेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज म्यूटेशन? बेसिकली इट इज द अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में छोटी या बड़ी कोई भी जो चेंज हुए हैं, इनको हम म्यूटेशंस कहते हैं। now म्यूटेशंस के वजह से जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में चेंजेस आ सकते हैं। जीनोटाइप जो भी होती है उसी के बेसिस पे इंसान का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज द फिनोटाइप। तो ये दोनों चीजें हमारे डीएनए की वजह से चेंज होने के काबिल है। दैट इज द रीजन म्यूटेशंस आर केपेबल ऑफ चेंजिंग बोथ ऑफ देम। दे अकर एट डीएनए लेवल। ओके, अगर डीएनए के अंदर हुए हैं तो इसको जेनेटिक म्यूटेशंस बोलेंगे। एंड अगर पूरे पूरे क्रोमोसोम में हुए हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल लेवल पे हुए हैं, तो इन्हें कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। यू कैन सी ओवर हियर, ये पहले मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में जो एग्जांपल दिया वो डीएनए लेवल ऑफ म्यूटेशन था। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम से ऐसा कुछ कट हो गया या क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मैलिटीज आ गई, तो वो हो जाएंगे क्रोमोसोम लेवल ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, डीएनए लेवल ऑफ म्यूटेशन देख लेते हैं। शायद मैंने आपको ये यही एग्जांपल दिया था पहले कोइंसिडेंटली। फर्स्टली आप पेयर्स देखोगे, ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड जी विल ऑलवेज पेयर विद सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि टी शुड हैव पेयर्ड विद ए बट इट हैज पेयर्ड विद जी। यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, इनके वजह से व्हाट इज गोइंग टू राइज, इसके वजह से म्यूटेशंस विल राइज। ठीक है, सो यहाँ पे यही आपको बता रहे हैं। However, एक छोटे से पॉइंट पे ये हुआ है, तो इन टाइप के म्यूटेशंस को क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशंस। ठीक है, नाउ दे अल्टीमेटली कॉज प्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रॉपर प्रोटीन और नो प्रोटीन एट ऑल। जो हमने पहले देखा कि या तो कोई डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा इंस्टेड ऑफ जो बनना चाहिए था, या तो प्रोटीन नहीं बनेगा। It can either cause no change in the protein or it can cause a bigger change. But अगर बिल्कुल भी कोई चेंज प्रोटीन में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, बिकॉज इट हैज नॉट कॉज्ड एनी चेंज। हाँ, अगर आप उसका स्टडी करो, डीएनए को स्टडी करो, तो पता चलेगा कि हाँ, ये म्यूटेशन तो था, लेकिन उसके वजह से कोई चेंज नहीं आया, तो क्या कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्रोमोसोमल लेवल पर देख लेते हैं। ठीक है, एरर्स हो सकते हैं ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, विच मींस ये जो दो पेयर हैं ये डिसजंक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये नॉन डिसजंक्शन के वजह से दोनों की दोनों साथ में आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहले ये पेयर्स ऐसे थी, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स की, लेकिन इसके बाद ये साइड पुल होगा और ये साइड पुल होगा, सेंट्रोमियर से दोनों हो जाएंगे डिवाइड, तो दे वुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पे दूरियां आ जाएंगी और ये अलग हो जाएंगे। अब ये होता है डिसजंक्शन। सपोज ये नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके वजह से ये किसी एक साइड ही पुल हो जाएंगे, जिसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ओके, ये कब हो सकता है? ये एनाफेज में ही हो सकता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द मटेरियल। हाउएवर, बिकॉज ये क्रोमोसोमल लेवल पे हुआ है, इसको मैं क्या कहूंगी? क्रोमोसोमल। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन किन किन चीजों के वजह से हो सकते हैं? वो इंटरनल चीजें भी हो सकती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अगर इंटरनल है तो नेचुरल, स्पॉन्टेनियसली, वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मुझे काफी बच्चे पूछते हैं कि मैम कुछ तो ऐसा होगा जिससे हमें पता चले, तो बेटा ये अगर इंटरनल है तो ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है, चेंजेस दैट आर इन द डीएनए
एब्सेंस ऑफ म्यूटाजीन के वजह से हो सकते हैं। म्यूटाजीन क्या होता है तो देख लो, इट इज एनी सब्सटेंस that changes the genetic material of an organism and causes mutation. Okay, next thing, external introduction of changes in the DNA through external agents can cause mutation. अगर आपने कोई changes उसमें करवाए हैं तो obviously उसमें changes हो जाएंगे. It requires the presence of mutagene, जिसके हेल्प से आप उसमें कोई changes करवा सकते हैं. ठीक है, सो ये इंटरनल और एक्सटर्नल हमने देख लिया. ना एस फेज प्रॉब्लम्स, हमने सेल साइकिल देखी थी, उसमें जीवन के बाद एस फेज आया था. तो एस फेज में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन होता है. मतलब ये डीएनए मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, वैसा ही दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके बाद एक सेल डिवाइड होके बनने वाले हैं दो सेल्स, तो ये दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दे सके, इसीलिए ये डुप्लीकेट होता है. अब ऑब्वियसली दिस इज बेस्ड ऑन चांसेस कि एस फेज में डुप्लीकेशन करते वक्त शायद एक आधी ऐसी कोई गलती हो सकती है जिसमें फॉर एग्जांपल एक आध बेस शायद मिसिंग हो, प्रेजेंट ही ना हो, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ए की जगह जी चला गया है तो मिसमैच्ड बेस पेयर्स हो, इसके वजह से भी क्या हो सकता है, म्यूटेशंस कैन occur. So these are the changes you see in the S phase. Next thing, यहाँ पे यूवी इफेक्ट, यूवी के जो रेज होते हैं उनके वजह से भी इफेक्ट हो सकते हैं, वो रेडिएशंस होते हैं उनके वजह से. फॉर एग्जांपल ये जो एडजेसेंट थायमिन रेसिड्यूज है और ये डीएनए जो हीलिक्स है मेरा, यूवी रेडिएशन के बाद क्या हो गया, थायमिन थायमिन डाइमर ज्वाइन हो गया. आपने देखा डाइमर मतलब दो चीजों का एक यूनिट होता है, उसको डाइमर कहते हैं. एक होता है तो मोनोमर कहते हैं. ये दोनों ऐसे जुड़ गए. अब ये क्या हो गया, डीएनए में कुछ डिफरेंट ही हो गया, ना बेस चेंज हुआ है ना बेस एब्सेंट है, ये तो दो अलग आगे पीछे वाले बेसेस ज्वाइन हो गए, राइट. सो यहाँ पे कुछ ये जो डिफरेंट है जिसमें हीलिक्स का शेप चेंज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक फोल्ड आ जाएगा मेरे हीलिक्स में, विच इज नॉट नेचुरल, इट इज अ वेरी अननेचुरल प्रोसेस. Next one, external agents which can cause mutation. So for example, यूवी या एक्सरे जैसी चीजें फिजिकल एजेंट्स में काउंट होती है. नेक्स्ट थिंग, बायोलॉजिकल, जैसे बैक्टीरियल या वायरल चीजों ने हमारे डीएनए में कोई चेंजेस करवा दिए. और केमिकल एजेंट्स जैसे सिगरेट कंपाउंड्स है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसीलिए कहते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि ऐसी सारी चीजें फेस ना करनी पड़े. नेक्स्ट पे चलेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. फॉर एग्जांपल जर्म लाइन म्यूटेशंस, मतलब आपके जो जर्म सेल्स हैं वहीं से आए हुए म्यूटेशंस हैं, वो स्पर्म या एग के अंदर प्रेजेंट है, वो देन अपने प्रोजेनी में फॉरवर्ड कर देंगे उस चीज को. और दूसरे है सोमैटिक, विच मीन्स म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हुआ है, फर्टिलाइजेशन के टाइम नहीं हुआ है. और यहाँ पे म्यूटेशन कब हुआ है, फर्टिलाइजेशन के या तो पहले लेकिन या उसके बाद, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म बनने से पहले हुआ है, तो ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियसली फॉरवर्ड किया गया है. तो जर्म लाइन है तो उसके बर्थ के तो पहले ही हुआ है, लेकिन अगर सोमैटिक है तो उसके बॉडी में डायरेक्टली हुआ है. नेक्स्ट वन पे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस क्या हो सकते हैं. फर्स्ट, कोई चेंज ना हो, विच मीन्स भले ही म्यूटेशन हुआ है लेकिन वो शायद ऐसा पार्ट ऑफ द जीन है विच इज नॉट बीन एक्टिवली यूज्ड इन आवर बॉडी. ऐसे भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं डीएनए के जो कहीं यूज नहीं हो रहे हैं एज ऑफ नाउ, सो इट विल कॉज नो चेंज, एंड इनको हम क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, दे आर नोन एज साइलेंट म्यूटेशन. नेक्स्ट पे चलते हैं, माइनर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन माइनर का मतलब बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है आपके सर्वाइवल के लिए, या आपके कोई भी ऑर्गन या किसी को इतना इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. माइनर चेंजेस हाँ वो कर सकते हैं आपकी फिनोटाइप में, विच मींस आपके लुक्स में थोड़े से चेंजेस हो जाए, लेकिन ये आपको इतना अफेक्ट नहीं करेंगे, तो ये माइनर वाले हैं. हाउएवर मेजर चेंजेस है वो नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कॉज कर सकते हैं आपके एंटायर फिनोटाइप में, एंड इनको हम लीथल म्यूटेशंस भी कह सकते हैं. लीथल का मतलब क्या होता है, दैट इट कैन कॉज डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट वन पे चलते हैं. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ जिसमें म्यूटेशंस आर गोइंग टू वर्क. जैसे हम ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये सारी चीजें जो है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है. फाइब्रिन है, प्लेटलेट्स है, क्लॉटिंग के कुछ फैक्टर्स है, मेनली इट इज 8
इट इज 9 एंड इट इज 11 एंड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका यूज होता है क्लॉटिंग में। अब ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए ये सारी चीजें होती है, विच मीन्स पहले तो ब्लड क्लॉट करना क्यों है, क्योंकि कोई तो टिश्यू डैमेज हुआ है मेरी वेसल के आसपास, तो उसके पास सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक साथ आ जाएंगे, उसके ऊपर कैल्शियम की मदद से हम प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे और प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के यूज से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही सारे फाइबर्स एक्टिवेट होने के बाद ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट कर लेंगे। हाउएवर यहाँ पे हमने ब्लड क्लॉटिंग की स्टडी क्यों की, क्योंकि जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कलर ब्लाइंडनेस और हम बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया की, ये सारी चीजें हो सकती है ड्यू टू म्यूटेशंस। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में भी आप देख सकते हो दीज आर रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ mutation happening in which chromosome, in the X chromosome of that particular organism। अगर ये X chromosome में हो रहा है तो कहना है call it X linked, right? Yes or no? Because it is X linked। फीमेल्स में 2 X chromosomes होते हैं लेकिन मेल में एक ही X chromosome होता है, so males are more susceptible to it rather than females। Okay, next one कलर ब्लाइंडनेस। देखो वही कह रहे हैं कि फीमेल्स यूजुअली कैरियर्स होती है लेकिन मेल्स में ये चीज भारी पड़ सकती है। याद रखना हम ये स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि म्यूटेशंस के वजह से होता है इन माय एक्स क्रोमोसोम। हाउएवर जैसे हम सिकल सेल अनीमिया में देख रहे हैं, सिकल सेल अनीमिया में क्या हो रहा है, अगेन देयर इज सम म्यूटेशन व्हिच इज हैपनिंग व्हिच इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कौन से टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, यहाँ से ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th पोजीशन, ठीक है, कौन सी चेन में, बीटा ग्लोबिन चेन में। आपने ये पहले वाली स्लाइड देखी है तो हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा के चेन से बना है, ठीक है, तो बीटा के चेन में 6th पोजीशन पे कौन होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन उसकी जगह कौन ले लेता है, वैलिन, ठीक है, ये म्यूटेशन हो गया। ठीक है, हम देख रहे थे स्टार्टिंग में कि पॉइंट म्यूटेशन हो सकते हैं, एक ही छोटी सी चीज यहाँ वहां चेंज हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक होना चाहिए था तो नॉर्मल आरबीसीज बनते, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट कौन आ गया, वैलिन आ गया, जिसकी वजह से मेरे आरबीसीज का शेप कैसा हो गया, सिकल शेप का। तो मैं प्रॉब्लम कैसे कॉज कर सकता है ये, इसका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। हाउएवर जो ब्लड वेसल्स एंट्री होनी चाहिए उसमें ये सिकल शेप बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। हाउएवर मेरा जो आरबीसी का शेप है वो ज्यादा वायबल है फॉर सच थिंग्स। So sickle cell anemia is also arising due to mutation where in the beta globin chain, which number, 6th position, who had to be there, glutamic acid, but who was there instead, it was valine। ये प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सिकल सेल अनीमिया में नॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था लेकिन उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन, जिसकी वजह से अब पर्सन में अबनॉर्मैलिटीज है। तो जिसका अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है इट इज डिनोटेड बाय HbS और ऐसे भी दिखा सकते हो HbS, और जिसका नॉर्मल है उसका है HbA और HbA। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर विथ यू कि म्यूटेशंस क्या होते हैं। प्लीज आपके डाउट्स कमेंट्स में बताइए और भी बताइए कि कौन सी चीजों पे वीडियोस बनाओ, so I will definitely clear your concepts even more। Thank you so much, all the very best।